जब वर्ल्ड वॉर टू पूरा जोरों शोरों से चल रहा था तो एक समय ऐसा आया जब एलाइज को और शिप्स बनानी थी, बट उनके पास वो रॉ मटेरियल नहीं था जिससे आप शिप बना सकते हैं। तो उसमें से फिर एक ब्रिटिश आदमी को आइडिया आया कि क्यों ना हम बर्फ को इस्तेमाल करके शिप्स बनाएं। कुछ भी यकीन मानिए मेरा भी पहला रिएक्शन यही था, बट ऐसा सच में हुआ था और उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। ये जो इतनी बड़ी लड़ाई हो रही थी, इसमें दो साइड्स, एक साइड पे थे एलाइज जिसमें मेन प्लेयर्स थे अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। दूसरी साइड पे थे एक्सिस जिसमें थे जर्मनी, इटली और जापान। ये वर्ल्ड वॉर 2 कैसे शुरू हुआ, जिसके दौरान क्या क्या हुआ, इसके बारे में मैंने एक पूरा डिटेल सीरीज बनाया है। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से ही हैं वो जानते होंगे इस सीरीज के बारे में, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए ये सीरीज मैंने इस वीडियो के लिंक में डाली हुई है। तो इस पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जो सबसे बड़ा बैटल था वो था बैटल ऑफ अटलांटिक, जो हो रहा था अटलांटिक महासागर में। इस बैटल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ब्रिटेन को, क्योंकि अगर आप यूरोप का मैप देखेंगे जाके तो आपको नजर आएगा कि ब्रिटेन चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यानी ब्रिटेन को अगर किसी भी और देश से कोई भी सहायता चाहिए, कोई रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसको पानी के रास्ते से जहाजों से मंगवाना पड़ता है। तो इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था और ब्रिटेन को हेल्प करने के लिए अमेरिका ने अटलांटिक महासागर के रास्ते से शिप्स भेजना शुरू किया, तो जर्मन्स ने ये देखा कि अगर हम इन शिप्स को अटैक करेंगे तो जो बाहर से मदद मिल रही है ब्रिटेन को, वो मदद खत्म हो जाएगी। और इसीलिए फिर जर्मन्स ने अपनी सबमरीन, जिसको वो यू बोट्स कहते थे, उनको उन्होंने अटलांटिक महासागर में छोड़ दिया। और ये यू बोट्स उन सारे शिप्स को डुबाती थी जो अमेरिका से आ रही थी ब्रिटेन की मदद करने के लिए। 1941 तक आते आते इतनी हालत खराब हो गई थी ब्रिटेन की कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ये भी कहा था कि पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जिस एक बैटल ने उनको सबसे ज्यादा सिरदर्द दिया, जिससे सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं वो है बैटल ऑफ अटलांटिक। क्योंकि वो ये बात जानते थे कि ये जो अटलांटिक महासागर से इतना शिप से सामान आ रहा है, अगर ये सामान आना बंद हो गया तो ब्रिटेन लड़ाई में हार जाएगा। अब अमेरिकन भी ये बात जानते थे कि जब वो अमेरिका से 100 शिप्स भेजते हैं ब्रिटेन के लिए, तो वो 100 की 100 वहां पहुंचती नहीं है, सिर्फ 60-70 ही पहुंचती है। 30-35 शिप्स जो है रास्ते में अटलांटिक महासागर में जर्मनी की यू बोट्स डुबा देती हैं। तो इन यू बोट्स के चैलेंज से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के पास एक रास्ता था। जब अमेरिका से शिप्स चल रही हैं तो उनको एयर कवर दिया जाए। एयर कवर को समझने के लिए आप ये एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि आपने अपनी कुछ शिप्स अपने हार्बर से छोड़ दी। अब ये शिप्स आगे जा रही हैं और एकदम जब ओपन सी में पहुंची है वो, तो वहां पे यू बोट्स मिला के हमला कर सकती हैं। तो अगर मान लीजिए आपने शिप के साथ एक एयर कवर भेज दिया, एयर कवर यानी कुछ 2-3 एयरक्राफ्ट भेज दिए जिनका काम ये है कि वो शिप के आगे आगे चलेंगे और देखेंगे कि अगर पानी में कोई सबमरीन नजर आ रही है तो हवा से ही उस सबमरीन के ऊपर वो लोग टॉर्पीडो गिरा देंगे ताकि वो जो सबमरीन है वो डूब जाए। इस तरह से आपका जो एयर कवर है, यानी आपके हवाई जहाज आपके जहाजों को प्रोटेक्ट करते हैं। यही रास्ता अपनाया अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर इस सोल्यूशन में एक दिक्कत थी। देखिए, जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट और एक होते हैं कैरियर बेस्ड। लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो जमीन से टेक ऑफ करते हैं। ये एयरक्राफ्ट ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनकी रेंज ज्यादा होती है और इनके पास ज्यादा आर्मामेंट होता है, मतलब ज्यादा वेपन्स होते हैं इनके पास। दूसरे होते हैं कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट, यानी ये जहाज से टेक ऑफ करते हैं, अपनी पूरी उड़ान भरने के बाद, पूरा काम कंप्लीट करने के बाद वापस उसी जहाज पे लैंड करते हैं। तो 1941 में अमेरिका और ब्रिटेन, इनके पास जो लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट थे, इनकी इतनी रेंज नहीं थी कि ये जमीन से टेक ऑफ करके अटलांटिक महासागर में बहुत दूर तक इन जहाजों के साथ चल पाए। तो ये क्या करते थे, ये जमीन से टेक ऑफ करते थे और शिप्स के साथ साथ एक डिस्टेंस तक जाते थे। बट जब इनका वो पॉइंट आता था जब इनका तेल खत्म होने वाला है, तो वो शिप को बोल देते थे कि अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं, अब आप अपना ख्याल रखना, और वो जो एयरक्राफ्ट थे वो लौट जाते थे। तो इसीलिए अटलांटिक महासागर में एक गैप था जिसमें उनको कोई एयर कवर नहीं होता था, और उसी गैप में आके फिर ये सबमरीन से यू बोट्स उनका अटैक करती थी, और इसी गैप में सबसे ज्यादा एलाइड शिप्स डूब रही थी। तो इसीलिए एलाइड लीडरशिप ये बात जान रही थी कि ये जो इनके लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट है ये बस एक कुछ डिस्टेंस तक ही कवर दे पा रहे हैं, उसके बाद इनकी शिप्स पूरी तरह अनप्रोटेक्टेड है। बट इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। दूसरा तरीका उनके पास ये था कि वो ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अटलांटिक महासागर में रखें, और जब ये शिप्स जा रही हैं, 40-50 शिप्स जा रही हैं ब्रिटेन की तरफ, तो उन शिप्स के साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी चले, और उन एयरक्राफ्ट कैरियर से ये कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेंगे और लगातार शिप्स के साथ चलते रहेंगे और पूरे अटलांटिक महासागर में इन शिप्स को एयर कवर देंगे। ये सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस तरह से आपको पूरे अटलांटिक महासागर की जो जर्नी है उसमें आपको एयर कवर मिले। पर अगर ये सॉल्यूशन इतना आसान है
तो अलाइड लीडरशिप इसको कर क्यों नहीं रहे? इसका रीजन ये है कि 1941 तक अमेरिका और ब्रिटेन की जो शिपिंग इंडस्ट्री थी वो इतनी तेज नहीं हुई थी कि वो इतने तेजी से इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर बना सके। जो उनके पास ऑलरेडी जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो उन्होंने या पैसिफिक की लड़ाई में भेजे हुए थे या फिर जो नॉर्थ अफ्रीका में अलाइड ट्रूप्स लैंड कर रहे थे उनके लिए भेजे हुए। तो उनके पास अटलांटिक महासागर के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं थे। तो इसका उपाय ये था कि वो और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए, ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए और उनको अटलांटिक में डालें और वहां से वो प्लेन्स लॉन्च करके अपने सारी शिप्स को एयर कवर दे। पर फिर इसकी समस्या ये थी कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एल्यूमिनियम और स्टील। और इस समय एल्यूमिनियम और स्टील लड़ाई के बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे कि बैटल शिप्स, बॉम्बर प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, ट्रक्स, गन्स, बुलेट्स, बॉम्ब्स। वॉर में सारे सामान को यूज करने के लिए ऑलरेडी इतना सारा एल्यूमिनियम और स्टील यूज हो रहा था। तो अलाइड लीडरशिप ये बात नहीं चाहती थी कि अटलांटिक महासागर में और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए हम इतना सारा एल्यूमिनियम स्टील यूज करें। तो इसी वजह से अटलांटिक महासागर में जो शिप्स जा रही थी वो लगातार यूबोट्स के द्वारा डुबाई जा रही थी। अब इसी सब के बीच एक ब्रिटिश इन्वेंटर और जर्नलिस्ट ने एक आइडिया लगाया, क्यों ना शिप्स बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम और स्टील नहीं बल्कि बर्फ का इस्तेमाल करें। हालांकि सुनने से ये आइडिया बिल्कुल खराब लगता है, बट इसके बारे में आप सोच के देखिए। कभी आप ठंडा पानी पी रहे होते हैं और उसमें जो आइस पड़ी होती है, अगर आप उस आइस को दबाएं तो वो नीचे आती है, फिर तुरंत ऊपर आ जाती है। तो आइस आसानी से डूबती नहीं है, क्योंकि आइस की जो इंटेंसिटी होती है यानी इसका जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए आइस पानी में तैर सकती है। उसके अलावा उन्होंने ये भी देखा था कि पानी में जो आइसबर्ग्स तैरते रहते हैं उनके ऊपर अगर आप गन से फायर करो, तोपों से फायर करो, तो भी वो आइसबर्ग्स उतने आसानी से टूटते नहीं है। तो वो ये भी जानते थे कि ये जो आइस का मोटा मोटा सामान होता है ये स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है। तो ये जो ब्रिटिश इन्वेंटर है जिनका नाम था जॉफ्री पाइक, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर हम आइस को यूज करेंगे तो हमारी शिप पानी में भी तैरेगी, स्ट्रॉन्ग भी रहेगी, और अगर हम उसको अच्छे से इंसुलेट कर देंगे, उसमें बाकी मटेरियल भी डाल देंगे, तो आइस बहुत धीरे धीरे पिघलेगी। तो जॉफ्री पाइक ने जो प्लान सजेस्ट किया था इसका नाम था हबाकक। इस प्लान के अंदर उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हम एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जिसकी लंबाई हो 2000 फीट और चौड़ाई हो 300 फीट और उसकी जो दीवारें हो वो 40 फीट चौड़ी हो। जॉफ्री पाइक अपना ये आइडिया लेके गए ब्रिटिश मिलिट्री के चीफ ऑफ कंबाइंड ऑपरेशंस के पास, जिनका नाम था लुई माउंटबेटन। माउंटबेटन को आइडिया पसंद आया, फिर वो 1942 में ये आइडिया लेके गए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के पास। अब चर्चिल भी इस बात को जानते थे कि ये बैटल ऑफ अटलांटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें उनकी हार हो जाती है तो ब्रिटेन घुटनों पे आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने भी इस आइडिया को पसंद किया और उनको परमिशन दे दी कि तुम रिसर्च स्टार्ट करो और देखो कि हम एक्चुअली ऐसी चीज बना सकते हैं कि नहीं। तो जॉफ्री पाइक और उनकी जो पूरी टीम थी उनका पहला आइडिया ये था कि हम कुछ एग्जिस्टिंग आइसबर्ग्स जो एक्चुअल पानी के ऊपर तैरते रहते हैं उनको ले, उनसे बर्फ निकालने और उनसे अपनी शिप बनाए। पर जब उन्होंने एक्चुअल आइसबर्ग्स के सैंपल्स लिए तो उन्होंने देखा कि ये जो आइस है वो उतनी मोटी नहीं है और बहुत ब्रिटल है। मतलब उनको ये लग रहा था कि अगर इस आइस को लेके हम अपनी शिप बनाएंगे तो वो शिप अटलांटिक महासागर के बहुत तूफान भरे मौसम में शायद टिक ना पाए। तो फिर उन्होंने प्लान किया कि हमको अपनी ही आर्टिफिशियली आइस बनानी पड़ेगी। फिर जब उन्होंने अपने से आइस बनाई और उसके ऊपर कुछ मैकेनिकल टेस्ट किए तो उन्होंने देखा कि ये बहुत ही ब्रिटल है। मतलब जब उस पर बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है तो कभी कभी आइस टूट रही है, कभी कभी नहीं टूट रही। और अगर आपको एक बड़ा मिलिट्री प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं और उसका रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि कभी ये शिप टूटेगी कभी नहीं टूटेगी, तो ऐसे रिजल्ट्स के साथ आप शिप नहीं बना सकते। तो फिर जॉफ्री पाइक और जिनकी पूरी टीम थी वो निराश हो गए कि हमारा जो आइडिया था ये काम नहीं कर रहा है और उन्होंने इस आइडिया को साइड में कर दिया। और उसके कुछ टाइम के बाद ब्रिटेन में नहीं अमेरिका में दो केमिस्ट थे, उनका नाम था हरमन मार्क और पीटर हॉहेस्टिंग। उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने ये देखा कि अगर हम आइस के अंदर थोड़ा वुड पल्प डाल दें तो आइस बहुत मजबूत हो जाती है। वुड पल्प वही रॉ मटेरियल होता है जिससे पेपर बनता है। तो पेपर का बनने वाला सामान अगर हम आइस में भर भर के डाल देंगे तो आइस इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो बहुत सारा प्रेशर ले सकती है। तो इस तरह से आइस के अंदर जब वुड पल्प को मिक्स करके उन्होंने एक नया जो मटेरियल बनाया उसका उन्होंने नाम रखा पाइकरेट। ये जॉफ्री पाइक के सम्मान के लिए उन्होंने ये नाम दिया था। जब उन्होंने पाइकरेट के साथ टेस्ट किए तो उन्होंने ये पाया कि पाइकरेट से बना हुआ सामान उतना ही हल्का है, डूब भी नहीं रहा है, इसमें बहुत दम भी है, ये बहुत सारा स्ट्रेस भी ले पा रहा है। और जब आप पाइकरेट के बने हुए सामान पे एक बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट जितना अंदर जाता है पाइकरेट के, ये उतना ही अंदर जाता है जितना तब जाएगा
जब आप एक सीमेंट की दीवार में फायर करेंगे तो सोचिए सीमेंट के बराबर उसकी स्ट्रेंथ नजर आ रही थी एक बर्फ की बनी हुई सिल्ली की। जब ये बात जॉफ्री पाइक और माउंटबेटन को बताई गई तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए और 1943 में जब एक एलाइड कॉन्फ्रेंस हो रही थी क्यूबेक में, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ये दोनों आए थे, उनको दिखाने के लिए माउंटबेटन ने एक एक्चुअल आइस का डिब्बा लिया, उसके ऊपर जब गन से फायर किया तो वो आइस का डिब्बा पूरी तरह टूट गया। उसके बाद उन्होंने पाइक रेड का एक डिब्बा लिया और जब उसके ऊपर फायर किया तो बुलेट उसके अंदर नहीं गई बल्कि रिकोशे हो गई, यानी बुलेट उससे टकरा के बाउंस हो गई और उस रूम में एक दूसरा सीनियर मिलिट्री ऑफिसर था, उसको बुलेट लगने वाली थी। जो भी हो, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंट था ये, बट इस एक्सपेरिमेंट को देख के विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट दोनों कन्विंस हो गए कि हाँ पाइक से हम शिप बना सकते हैं और उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि हाँ आप पाइक को यूज करके आप एयरक्राफ्ट कैरियर बनाओ। अब जब इनको ये परमिशन मिल गई तो ब्रिटिश लोगों के सामने ये चैलेंज था कि हमको अगर पाइक को यूज करके एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो हम नॉर्मली जाके जहाँ पे हम नॉर्मल शिप्स बनाते हैं वहां पे हम ये शिप नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वहां पे जासूस हुए जर्मनी के तो वो देख लेंगे कि किसी नए मटेरियल से शिप बना रहे हैं, तो फिर जाके वो सब जर्मनी की मिलिट्री को बता देंगे और फिर वो इसका कुछ नया तोड़ ढूंढ लेंगे। वो जानते थे कि वो ये शिप ना ब्रिटेन में बना सकते हैं और ना अमेरिका में। उनको ऐसी जगह चाहिए जो आजाद भी हो, जहां बहुत ठंडी भी हो और जो जगह जर्मनी की नजर से बहुत दूर हो। और इस काम के लिए वो लोग गए कनाडा। वहां पे दो बड़े लेक्स हैं, एक है पेट्रिशिया लेक और एक लेक लुइस। यहाँ पहुंचने के बाद इन लोगों ने यह तय किया कि एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने से पहले क्यों ना हम एक छोटा जहाज बनाए, एक प्रोटोटाइप बनाए, जिसमें हम टेस्ट करेंगे कि पाइकरेट को यूज करके जब हम शिप बनाते हैं तो वो कितनी स्ट्रांग होती है। तो ये जो प्रोटोटाइप था इसकी लंबाई सिर्फ 60 फीट थी और चौड़ाई 30 फीट। पाइकरेट को यूज करके जब उन्होंने शिप बनाई तो बाकी तो चीजें ठीक थी, ये शिप पानी में तैर भी रही थी, तेजी से गल भी नहीं रही थी और हर तरह से मजबूत थी। पर उन्होंने ये देखा कि जो शिप का हल था, हल यानी वो हिस्सा जो पानी में लगा होता है और बहुत ऊंचा होता है, वही वो हिस्सा होता है जहाँ पे आके टॉर्पीडोज लगते हैं और शिप्स को डुबा देते हैं। तो हल को मोटा और बहुत मजबूत बनाना बहुत जरूरी होता है और उनका प्लान ये था कि वो पाइकरेट को यूज करके शिप के हल को बनाएंगे। उन्होंने ये पाया कि अगर हमको अपनी शिप के हल को टॉर्पीडोज के अटैक से बचाना है तो वो हल 40 फीट मोटा होना चाहिए। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं अगर तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो आईओ क्लास बैटलशिप थी उनका जो आर्मर होता था, हल जो होता था, वो सिर्फ 12.1 इंचेस थिक होता था। कहाँ 12.1 और कहाँ 40 फीट, कितना अंतर है। इतना मोटा हल बनाने के लिए इतनी छोटे प्रोटोटाइप पे जितना मटेरियल लगने वाला था, जितना पाइकरेट लगने वाला था, उस पाइकरेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना बड़ा एरिया चाहिए था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए था, वो इतना बड़ा था कि वैटिकन शहर जितना बड़ा है उतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनको लगाना पड़ता। एक शिप के 40 फीट के हल को बनाने के लिए 17 लाख टन पाइकरेट का इस्तेमाल होता और इस पूरे प्रोसेस में जितना खर्चा होता पाइकरेट बनाने के लिए सिर्फ एक शिप के लिए, उतने खर्चे में पूरी एयरक्राफ्ट कैरियर की एक स्लीड बना लेते वो लोग। तो इसी वजह से बर्फ को इस्तेमाल करके शिप बनाने का जो प्लान था उसमें भी बर्फ जैसी ठंडक आ गई। दूसरी तरफ 1942 से ही एलाइज ने एक दूसरा तरीका निकाल लिया था अपनी शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के। पहला, उन्होंने कॉन्वॉयज भेजने शुरू कर दिए थे। मतलब जो आपकी मर्चेंट शिप्स जा रही है वो तो रहेंगी और उनके साथ साथ कुछ डिस्ट्रॉयर शिप्स रहेंगी। इस तरह से ये पूरी शिप्स का एक कॉन्वॉय बनता था जिसमें जो बाकी डिस्ट्रॉयर शिप्स होती थी उनका काम ये होता था कि जो बीच में जो शिप्स चल रही है जिनमें सारा सामान है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए डिस्ट्रॉयर्स चलेंगी और जहां भी उन्होंने सबमरीन्स देखी तो उन सबमरीन्स को ढूंढ के उनको डुबाएंगी। अगर आपने ग्रे हाउंड देखी है टॉम हैंक्स की, ये बहुत अच्छी मूवी है, उसमें वही दिखाया गया है कि कैसे टॉम हैंक्स अपना एक पूरा मर्चेंट नेवी का एक पूरा कॉन्वॉय लेके अमेरिका से चलता है और सेफली उनको ब्रिटेन पहुंचाता है। एक और बात ये थी कि पोलिश और ब्रिटिश लोगों ने मिलकर एनिग्मा कोड को क्रैक कर लिया था, जिसकी वजह से वो पूरा जर्मन कम्युनिकेशन देख पा रहे थे और इस वजह से ब्रिटेन को पता चल रहा था कि कहाँ पे ये सबमरीन्स का वुल्फ पैक है, कहाँ पे यू बोट्स अटैक करने वाली है। तो उन एरियाज को इनकी जो कॉन्वॉयज थी वो अवॉइड कर रही थी। तो इस तरह से बिना पाइकरेट की शिप को इस्तेमाल किए भी अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स सेफली पहुंच रही थी ब्रिटेन में और इसी वजह से फिर बर्फ से बनने वाले जहाज का कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। बट 2009 में डिस्कवरी का एक शो है मिथबस्टर्स, उन्होंने ये चीज एक्चुअली टेस्ट की कि पाइकरेट से बनी हुई शिप कितनी काम करती है। तो ये जहाज बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर्स इकट्ठा किए और उन न्यूज़पेपर्स को उन्होंने बर्फ में डाला और उससे शिप तैयार की। और जब उस शिप के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने पाया कि हाँ ये शिप डूबती नहीं है। इस शिप के ऊपर जब आप गन से फायर करते हो तो वो बुलेट प्रूफ होती है। उसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि ये आइस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जहाँ एक नॉर्मल बर्फ की सिल्ली 40 पाउंड के स्ट्रेस से टूट जाती है, वहीं पाइकरेट की एक सिल्ली 300 पाउंड से भी ज्यादा स्ट्रेस ले पाती है। और फाइनली फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला
कि हाँ, पाइक्रेट से बनी शिप बहुत मजबूत हो सकती है, पर इसको बनाने में जितना खर्चा लगेगा और जितना मैन पावर लगेगा वो प्रैक्टिकल नहीं है एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के लिए। तो पाइक्रेट की कहानी हमको ये दिखाती है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट हुए थे, इन्वेंशन हुए थे, जिनको जब आप पहले सुनोगे तो आपको लगेगा कि बकवास है, बट वो एक्चुअली काम करते थे। अगर आपको बैटल ऑफ अटलांटिक के बारे में डिटेल में जानना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पूरा एक सीरीज देखना है कि कैसे शुरू हुआ, इसके दौरान क्या हुआ, ये खत्म कैसे हुआ, तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसका नाम है वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।